Hello guys, welcome to the course of operating system series of lecture. Today our topic of discussion is process scheduling algorithms. अब ये प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में हम तीन चीजें देखने वाले हैं। एक तो पहला कि प्रोसेस शेड्यूलिंग के रीजंस क्या है, एल्गोरिदम्स के रीजंस क्या है। देन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसके बाद लास्ट में हम उन जितने सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं उनकी सारे की कैटेगरी हम यहाँ पे एनालिस्ट करके उसके क्राइटेरिया देखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हम ये क्राइटेरिया देखने के बाद इंडिविजुअली हमने पास वीडियोस लेक्चर्स है जिसके लिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में तीन चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गाइस। तो सबसे पहले हमें पता है कि अल्गोरिदम्स क्या होते हैं, कि अल्गोरिदम ऐसा है कोई सेट ऑफ रूल्स है, ऐसे कोई प्रोसीजर्स है, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस है, स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या स्टेप ऑफ रूल्स है जो कि इस सीक्वेंस में फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव हो सकते हैं। दिस इज व्हाट द एल्गोरिदम। उसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, ये क्या है, ये हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में वो उसको देखने वाले ही नहीं। लेकिन हम शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम मतलब क्या, कि जो शेड्यूलर हमारे पास है, तो शेड्यूलर ऑन विच बेसिस रेडी क्यू में से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करवाएगा, उसके कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर के उसके कुछ रूल्स या एल्गोरिदम्स है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके रीजंस हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे नंबर वन रीजन ये है कि सीपीयू यूसेज शेड्यूलिंग टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। अभी सीपीयू हमें पता है कि सीपीयू इज व्हाट वन हार्डवेयर डिवाइस। वो कंप्यूटेशन करता है। अभी कंप्यूटेशन करता है तो कहीं ना कहीं उसके पास उसके पावर है, उसकी पावर है तो कहीं ना कहीं उसकी पावर को हमेशा हमें यूटिलाइज करना चाहिए, हमें इफिशियंसी उसकी बढ़ानी है। तो इफिशियंसी बढ़ेंगी कब? वहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक तो उसके पास प्रॉपरली इनपुट जाए और उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। तो ये पहला रीजन है कि उस रीजन के लिए हमें कहीं ना कहीं तो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन में उसके पास कुछ काम जाना चाहिए, टास्क जाने चाहिए। तो ये पहले रीजन के लिए हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं। सेकंड रीजन ये है, इट हेल्प्स टू अलोकेट रिसोर्सेज अमॉन्ग कंपीटिंग प्रोसेसेस। मतलब क्या है कि मान के चलो कि एक रेडी क्यू है, वहां पे बहुत सारे प्रोसेसेस है, तो बहुत सारे प्रोसेसर है जो कि रेस कर रहे हैं सीपीयू को मिलने की, मतलब सीपीयू उसको अलोकेट होना चाहिए, ऐसे रिक्वेस्ट सब लोग भेज रहे हैं। बट ऑन विच बेसिस, कि ये ऑन विच बेसिस दैट प्रोसेस आर गोइंग टू बी असाइंड टू द सीपीयू। तो उसका कोई सिलेक्शन पैरामीटर होना जरूरी है। तो वो सिलेक्शन पैरामीटर क्या है? हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तीसरा रीजन हमारे पास यह है, टू द मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू कैन बी ऑप्टेन विद द मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी मल्टी प्रोग्रामिंग इसी से ही कहीं ना कहीं सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टेन होगा मैक्सिमम। लेकिन ये मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए हमारे पास जैसे मेथड्स है, सीपी बाउंड प्रोसेसर है, आईओ बाउंड प्रोसेसर है। मतलब क्या, सीपीयू को टाइम क्वांटम असाइन करना, सीपीयू को मैक्सिमाइज यूटिलाइज मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ये सारी जो चीजें है वो कहीं ना कहीं मल्टी प्रोग्रामिंग में होती है। अभी मल्टी प्रोग्रामिंग में सारी चीजें हो रही है, मतलब क्या है कि उसको हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास और एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए, ऐसा कुछ सिनेरियो चाहिए जो कि हमें हेल्प करे, एंड दैट इज व्हाट द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी हमारे पास यहाँ पर जरूरी है। तो ये तीन चीजों के लिए मोर और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन चीजें मेन है जो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं गाइस कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोसेस शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स के। तो नंबर वन ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। हमारे पास ये है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन हमें मैक्सिमम होना जरूरी है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम सीपीयू हमारे पास 100% होता है, लेकिन हम प्रॉपर सिलेक्शन की ना होने के वजह से या एल्गोरिथम ना होने की वजह से सीपीयू मैक्सिमम टाइम फ्यू टाइम्स कहीं ना कहीं आइडल बैठा रहता है। इसका मैक्सिमाइज करना हमें जरूरी है, उसका सीपीयू का यूटिलाइजेशन। और ये हमारे पास उसका क्राइटेरिया भी है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। पहले इसमें हमने क्राइटेरिया देखा था कि व्हाट आर द प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्राइटेरिया। तो मैक्सिमाइज करना है सीपीयू का यूटिलाइजेशन, तो दैट थ्रूपुट बढ़ेगा। उसके बाद अगर बोलते हैं तो फेयर अलोकेशन ऑफ सीपीयू। मान के चलो कि फाइनाइट समय के लिए ही एक सीपीयू एक प्रोसेस के लिए असाइन होना चाहिए। ऐसे एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीपीयू अगर एक प्रोसेस ने लिया है तो वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट टाइम तक उसके लिए रहे। तो सभी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर टाइम क्वांटम या प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए कि वो सभी प्रोसेसेस ने वो सीपीयू के ऊपर अपना काम करके अपना एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू ये भी हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मैक्सिमाइज द थ्रूपुट। सीपीयू का थ्रूपुट कब बढ़ेगा? जब सीपीयू यूटिलाइज होगा। अभी सीपीयू यूटिलाइज कब होगा? कि ये प्रॉपर सिलेक्शन होगा तब सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा, और इसी के थ्रू उसको इनपुट मिलते जाएंगे, और इनपुट जितने ज्यादा मिलेंगे वो कहीं ना कहीं सीपीयू उससे ज्यादा काम करवाते जाएंगे। तो मैक्सिमाइज द थ्रूपुट मतलब एक पर सेकंड में कितने समय के टास्क, कितने टास्क वो वहां पे परफॉर्म कर रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर थ्रूपुट की डेफिनेशन है जो हमने क्राइटेरिया में भी डेफिनेशन की है। मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसे कितना टाइम लगा, टर्न अराउंड टाइम जो हम बोलते हैं ना, हम यहाँ पे सिस्टम में आए हैं, फिर वहां पे वेट किया, फिर वहां पे वेट किया, फिर वहां पे वेट किया, और ये सारा जब काम हो रहा है, ये टर्न अराउंड टाइम क्या करना है? हमें मिनिमम करना है। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम कम चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम तो उतना ही लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें वेटिंग कितना पड़ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
एग्जीक्यूशन के लिए टाइम कम ज़्यादा लगेगा चलेगा, उसके लिए हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, वो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना वेट कर रहा है रेडी क्यू में, कितना वेट कर रहा है किसी और मेमोरी में। दिस इज व्हाट द टर्न अराउंड टाइम, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना है। उसके बाद मिनिमाइज मिनिमम द वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को मिनिमम करना है, मतलब क्या कि प्रोसेस जब रेडी क्यू में आती है तो उसको ज्यादा वेट वहां पे ना करवाया जाए। इमीडिएटली कोई तो भी आएगा, शेड्यूलर आएगा, उसको उठा के लेके जाएगा ऑन विच बेसिस, तो सम बेसिस वहां पे अवेलेबल है, उसके एल्गोरिथम हम देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट वाला है जो है मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम भी कहीं ना कहीं मिनिमम होना जरूरी है। तो ये जितने सारे सीपी शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, and we have discussed over here the reasons and objective. So let's go switch to the categories of the scheduling algorithm guys. तो सबसे पहली कैटेगरी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब क्या कि रेडी क्यू में जितने सारे प्रोसेसेस आई है, जो सबसे पहले आई है उसको सिलेक्ट करके शेड्यूलर लेके जाएंगे और सीपीयू के पास दे जाएगा। ये जो है वो अराइवल टाइम इसका क्राइटेरिया है गाइस, इसका क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। और ये जो एल्गोरिदम है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है। जनरली इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारे पास टर्न अराउंड टाइम या बाकी की जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं, और यहाँ पर कॉन्वॉय इफेक्ट भी है। तो इसका एक सेपरेट हमारे पास वीडियो है, वो आप उसमें देखेंगे उसके न्यूमेरिकल के साथ। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैटेगरी है जिसमें क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, वही से सिलेक्शन होगा रेडी क्यू में से, किसके बेसिस पर, अराइवल अराइवल टाइम के बेसिस पर, जो पहले आया उसको पहला नंबर लगेगा। सेकंड कैटेगरी है गाइस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF शेड्यूलिंग। अब ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो है उसका क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसका सबसे पहला नंबर लगेगा, उसका सिलेक्शन सबसे पहला होगा। एंड दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव, क्योंकि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का जो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है उसको हम अलग नाम दे रहे हैं, उसका हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है ये जिस जो कोई भी प्रोसेस हमारे पास आ रही है जिसमें से सबसे कम समय जिसको लगने वाला है, दैट विल बी सिलेक्टेड from the ready queue and will be submitted to the CPU for the execution by the scheduler, and the burst time and the non preempt। इसी का एक दूसरा वर्जन है गाइस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF। ये जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। वैसे तो एक ही कैटेगरी में होनी चाहिए, लेकिन हमने दो कैटेगरी में यहाँ पर स्प्लिट करवा के रख दिया अभी से, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी जाए कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पर भी बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया है, लेकिन ये प्रीएम्प्टिव नेचर है। इसके पहले नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव का हमने लेक्चर बनाया, मतलब क्या कि एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उस समय पे एक आधी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है, तो उसको अलाउ करना मतलब क्या है कि प्रीएम्पशन, और उसको अलाउ ना करना और हमारी प्रोसेस कहीं ना कहीं एट द एंड तक उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करवाना, दैट इज व्हाट द नॉन प्रीएम्प्टिव। ये दो कैटेगरीज के उसके है एल्गोरिथम, तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एंड SRTF, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। उसके बाद चौथी कैटेगरी गाइस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है मतलब क्या कि यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएंगी उस प्रोसेस को। प्रायोरिटी हो सकती है कि वैल्यूज को इंटरनल एक्सटर्नल असाइन की जाएंगी, वहां पर हो सकता है कि वो एल्गोरिदम नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव हो। जनरली क्या होता है कि कुछ सिस्टम में जो प्रोसेस होती है और सिस्टम में प्रोसेस जब होती है तो क्या कि कहीं ना कहीं जैसे फैन चालू हो रहा है, कूल फैन लैपटॉप या डेस्कटॉप पर फैन चालू करना है, या कोई इंटरनल स्कैटर्ड मेमोरी है उसको कलेक्ट करवाना है, जैसे कॉम्पैक्शन टेक्निक्स वगैरह है, तो इसकी जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हाई प्रायोरिटी की है, तो उसको कहीं ना कहीं इंटरनली वर्कआउट करना, ये हाई प्रायोरिटी में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसका क्राइटेरिया रहेगा प्रायोरिटी। अभी प्रायोरिटी की भी दो चीजें हो सकती है कि हाई नंबर विल बी हाई प्रायोरिटी और मे बी द लो नंबर विल बी द लो प्रायोरिटी और मे बी द हाई प्रायोरिटी, वाइस वर्सा। ये डिपेंड करेगा सिस्टम के ऊपर या यूजर के ऊपर कि कौन सा नंबर का प्रायोरिटी क्या क्या देना है। ये प्रायोरिटी एल्गोरिथम में हम सेपरेट जाएंगे। उसके बाद जो राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग है, तो राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग है ये टाइम क्वांटम के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइम हर प्रोसेस को उतने उतने समय के लिए एग्जीक्यूट करने को मिलेगा, इटरेशंस मिलेंगे। और इटरेशन मिल रहा है मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये हर बार हर किसी को चांस दे रहा है, मतलब ये एल्गोरिदम ऑलवेज प्रीएम्प्टिव है, इसका नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम बनेगा ही नहीं। दिस इज व्हाट द राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का, दिस RR। ये भी बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम जब मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए राउंड रॉबिंग एल्गोरिदम हमारे पास यूटिलाइज होता है मैक्सिमम। देन उसके बाद है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अभी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग मतलब क्या है कि ये जो पहले हमने 1 2 3 4 5 जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही रेडी क्यू के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक ही रेडी क्यू के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सिस्टम की प्रोसेस और यूजर्स के प्रोसेस मिक्स कैटेगरी में एक ही रेडी क्यू में रहेंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन हर किसी प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम और उसका कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन टाइम अलग अलग है। हम क्या कर रहे हैं मल्टी लेवल क्यू में, हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं हम मल्टीपल क्यूज मेंटेन करेंगे, जिसमें हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, सिस्टम प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस या सिस्टम प्रोसेस या यूजर प्रोसेस, अलग अलग कैटेगरी से हम उसको रख देंगे, सो दैट
हम उसके नेचर के हिसाब से उसको प्रायोरिटी दे सके। तो मल्टीपल क्यूज यहाँ पे मेंटेन करेंगे, जिसमें एक क्यू में एक प्रोसेस रहेंगे, उसी कैटेगरी के रहेंगे, दूसरे कैटेगरी की वो प्रोसेस वहां पर नहीं रहेंगे। दिस इज व्हाट द मल्टी लेवल क्यू। इसका भी सेपरेट वीडियो लेक्चर हमारे पास है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, MLFQ। द मल्टी लेवल फीडबैक क्यू ये क्या है कि ये एग्जैक्टली सिमिलर विद द मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बट यहाँ पर ये है कि हम एक क्यू में से दूसरे क्यू में प्रोसेस को स्विच कर सकते हैं। ये यहाँ पर प्रोविजन दी गई है। ये प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हो सकता है कि हाई प्रायोरिटी के लिए स्पेसिफिकली बना है। तो अगर लो प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है तो वहां पर हाँ लो प्रायोरिटी की प्रोसेस को चांस नहीं मिलेगा फॉर द एग्जीक्यूशन। अगर वो चांस चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा? मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में, जहां पर एक क्यू में से प्रोसेस ट्रांसफर होके दूसरे क्यू में ट्रांसफर हो सकती है और उसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। तो ये सारे एल्गोरिदम्स हमने यहाँ पर देखे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ये सभी 7 जो एल्गोरिदम है, 7 एल्गोरिदम के अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको मिलने वाले हैं। ये आप उसको आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इस लेक्चर में कहीं ना कहीं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के रीजंस क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये देखा। और उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी कैटेगरीज को देखने की कोशिश की है। आई होप गाइस कि आपको ये कैटेगरीज और बाकी सारी चीजें इसके बारे में समझी होंगी। अब ये आपको यहाँ से बाद इसके बाद जो 7 वीडियो लेक्चर्स है वो आपको देखने पड़ेंगे ईच एंड इंडिविजुअली, सो दैट आपको पूरे डिटेल में उसके न्यूमेरिकल समझे, उसका क्राइटेरिया क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।